गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम अधिगम वक्र के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी हम अधिगम के बारे में बात कर चुके हैं। अधिगम क्या है, इसकी विशेषताएं, इसकी प्रकृति और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम से बहुत सारे सिद्धांत, नियम, बहुत सारे कुछ हम अधिगम के बारे में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज एक छोटा सा टॉपिक है अधिगम वक्र। अधिगम वक्र के बारे में आज बात करेंगे। अब देखते हैं क्या है इसमें लिखा है। अधिगम क्या है? सीखने की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहते हैं। क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, लेकिन सीखने की दर हमेशा एक जैसी नहीं होती है। इसमें कभी कभी हम धीमी गति से सीखते हैं, कभी कभी बहुत फास्ट सीखते हैं। तो इस प्रक्रिया को अगर एक ग्राफ के रूप में हम प्रेजेंट कर दें तो उसी को हम क्या कहेंगे? अधिगम वक्र है। एक सामान्य अर्थ में अगर देखें तो अधिगम वक्र क्या होता है कि एक ग्राफ बना दो, इसमें समय लिख दो, इसमें अभ्यास लिख दो। अब क्या होगा कि आज के समय में मैं कितना सीखा? एक चैप्टर सीखा, अगले दिन फिर मैं एक चैप्टर सीखा, फिर अगले दिन एक चैप्टर फिर सीखा। इस तरीके से मैं लगातार सीख रहा हूँ। तो इसे हम एक ग्राफ के रूप में प्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो इसे हम क्या कह दे रहे हैं? अधिगम वक्र कह दे रहे हैं। लेकिन हम लगातार नहीं सीखते हैं। कभी बहुत अच्छा सीखते हैं, कभी बहुत स्लो सीखते हैं, कभी बहुत फास्ट सीखते हैं। जब हम किसी अधिगम को बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, बहुत फास्ट सीख रहे हैं, तो इसकी गति समय के साथ बढ़ती जाएगी। अभ्यास जितना करेंगे उतना अच्छा से हम सीखते जाएंगे। और तो इसको क्या कहेंगे? ये धनात्मक हो गया। और इसी को कहने का मतलब है कि हम इसी पर एक ग्राफ के रूप में प्रेजेंट कर दे रहे हैं। या सरल रेखा में कर देते हैं, या हम धीमी गति से सीख रहे हैं, या बहुत फास्ट गति से सीख रहे हैं। तो इसको हम एक ग्राफ के रूप में जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसी को क्या कहा गया है? अधिगम वक्र। ठीक, इतना कुछ क्लियर हुआ? इसमें देखिए यही लिखा ही है कि सीखने के दर हमेशा एक समान नहीं होती है, और उसमें हम कभी कभी अच्छे से सीखते हैं, कभी कभी कम सीखते हैं। उसी को ग्राफ में प्रेजेंट कर देना ही अधिगम वक्र है। अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या लिखा है? सीखने की दर जब समय के साथ वक्र बनाया जाए तो अधिगम वक्र कहलाते हैं। समय के साथ जो वक्र बनाया जाए, जो मैंने भी ग्राफ बनाया, उसी पे ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करना ही क्या होता है? अधिगम वक्र होता है। मैंने क्या सीखा उसको ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करना ही क्या है? अधिगम वक्र है। एक लाइन में, या एक महीने की हो सकती है, एक साल की हो सकती है, एक दिन की हो सकती है, एक घंटे की हो सकती है। तो मैंने क्या क्या सीखा, तो उसको एक ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करना ही क्या हुआ? अधिगम वक्र हो गया। अब अधिगम वक्र की परिभाषा अगर कोई याद करना है तो यही गेट्स व अन्य का परिभाषा बहुत अच्छा है, इसी को याद कर लीजिएगा। क्या है अधिगम वक्र? अधिगम वक्र सीखने की मात्रा, गति, उन्नति, अवनति को ग्राफ पर व्यक्त करना है। यानी सीखने की मात्रा की गति, उन्नति, अवनति को ग्राफ पर प्रेजेंट करना ही क्या है? अधिगम वक्र है। समझ में आया होगा? जब इसके टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा अधिगम वक्र के बारे में। अब इसके प्रकार क्या है? ये कई अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया है। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, यह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर और नतोदर और मिश्रित। ये हम चारों प्रकार के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले है सरल रेखीय वक्र। ये क्या है? इसमें देखिए एक समान गति से सीखा जाता है। क्या है इसमें? क्या लिखा है? सरल रेखीय वक्र में अधिगम की गति एक समान होती है, अतः इस प्रकार के अधिगम को सरल रेखीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आप इसमें देखिए, इसमें सीखने की गति है एक तरीके से, और एक है अभ्यास। यानी एक समय यहाँ पर देखा गया है, समय, और यहाँ पर अभ्यास। सीखने की गति कितना फास्ट गति से सीख रहा है, समय को कितने समय में कितना सीखा है, कितना अभ्यास किया है। तो इसमें देखा गया समय के सापेक्ष अभ्यास एक बराबर करके किया हुआ है, और वो एक समय के साथ एक सरल गति से सीखता गया है आगे।
न कभी कम है न कभी ज़्यादा है। तो इसे क्या कहा गया है, सरल रेखीय वक्र। एक सरल रेखा बन रहा है यहाँ पर, सरल रेखा बन रहा है यहाँ पर, तो एक इसलिए इसको कहा गया है सरल रेखीय वक्र। इसमें एक समान गति से वक्र होता है, इसमें पठार की संभावना नहीं होती है, पठार इस वक्र में नहीं बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें क्या है, कन्वेक्स। कन्वेक्स कर्व क्या होता है, यह देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम अभी अच्छे से समझाएंगे इसको। इसमें क्या लिखा है, इस प्रकार के वक्र में सीखने की गति शुरुआत में तीव्र होती है और उच्चतम बिंदु तक पहुँचने के पश्चात सीखने की गति मंद होने लगता है या शुरू हो जाता है। इस प्रकार के वक्र को उन्नतोदर वक्र कहा जाता है। उन्नतोदर या अर्थात इसको हम कन्वेक्स या नकारात्मक वक्र कहते हैं। उन्नतोदर का मतलब होता है इसे ऋणात्मक, इसके ऋणात्मक वक्र भी कहा जाता है। ठीक, इसमें देखिए आगे क्या है, इसमें देखिए सीखने की गति यहाँ पर है, अभ्यास है। यहाँ पर उन्नतोदर एक वक्र बन रहा है, पहले सीखने की गति बहुत फास्ट हुई, यहाँ पर बहुत अच्छे से हुआ सीखा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अब कमी होने लगी, अब अभ्यास में कमी होने लगी, अब वो सीखने की गति उसकी अच्छी नहीं है और ऋणात्मक रूप से हो गया, धनात्मक रूप नहीं है बल्कि ऋणात्मक हुआ है। ठीक, अब उसकी गति धीरे धीरे कम हो रही है। उन्नतोदर अधिगम वक्र इसे कहा जाता है। याद रखना, उन्नतो का मतलब यहाँ नहीं, यह नहीं है कि उन्नत कर रहा है। ठीक, यह ऋणात्मक होता है वक्र, ऋणात्मक वक्र भी इसको कहते हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक, आगे अब नतोदर इसे धनात्मक वक्र या सकारात्मक वक्र भी कहते हैं, कानकेय वक्र कहते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है, ये सबसे अच्छा वक्र माना जाता है, अधिगम का यह सबसे अच्छा वक्र माना जाता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के अधिगम वक्र का प्रारंभ सीखने की गति मंद होती है, तत्पश्चात धीरे धीरे सीखने की गति में वृद्धि हो जाती है और अपने उच्चतम पॉइंट पर, अपने उच्चतम स्तर पर बढ़ती रहती है। इस प्रकार के अधिगम को नतोदर, धनात्मक और सबसे अच्छा अधिगम वक्र माना जाता है। इसमें क्या होता है, अब इसमें चित्र में देखते हैं, नतोदर धनात्मक वक्र या नतोदर वक्र, धनात्मक वक्र, सकारात्मक वक्र। इसलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें शुरू में अभ्यास सभी लोगों की शुरुआती दौर पर अधिगम बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वह प्रैक्टिस के थ्रू धीरे धीरे अधिगम उसका अच्छा परफॉर्मेंस होता रहता है और कभी डाउन नहीं होता है। तो यह प्रक्रिया क्या होती है, धनात्मक वक्र, नतोदर वक्र, सकारात्मक वक्र कहलाती है। ठीक, इस तरह से वह अपना हमेशा ऊंचाई पर पहुंचता रहता है। सीखने का वक्र नतोदर का मतलब है हमेशा ऊपर की ओर चढ़ रहा है, धनात्मक कहा जाता है, सकारात्मक कहा जाता है। यह अधिगम सबसे अच्छा माना जाता है, यह अधिगम वक्र सबसे अच्छा माना जाता है। इस अधिगम में भी पठार नहीं बनता है। अब आगे नेक्स्ट है मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र या फिर इसे हम यश टाइप का वक्र कहते हैं। अब देखिए इसमें लिखा गया है मिश्रित वक्र में, इस प्रकार के अधिगम वक्र शुरुआत में धीमी गति से, बीच में तेजी से और अंत में पुनः धीमी गति से प्राप्त होता है। इसकी आकृति एक यश की आकृति जैसी वक्र बन जाती है, इसलिए इसे मिश्रित वक्र या यश टाइप का वक्र कहा जाता है। अब देखिए इसके यश टाइप का वक्र में क्या है कि इसमें कहा गया है कि इस अधिगम में पहले धीमी गति से, फिर तेजी गति से, फिर धीमी गति से होता है और यह अधिगम यश टाइप का बन रहा है। यश टाइप का पहले धीमा गति, फिर तेज, फिर धीमा, इस तरीके से यश टाइप का अधिगम हो रहा है। इस टाइप के अधिगम में दोनों होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, नतोदर उन्नतोदर दोनों होता है, इसलिए इसको मिश्रित वक्र कहा जाता है। और लास्ट में यश की आकृति बन रही है, इसलिए इसे यश टाइप की वक्र कहा जाता है। ठीक, अब इसमें क्या है,
ये हमने ऑलरेडी बता दिया है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम के स्थानांतरण से क्या समझते हैं, अधिगम का स्थानांतरण क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अधिगम के स्थानांतरण, एक परिस्थिति से सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण होता है। एक सामान्य अर्थ में आप क्या सीखे हैं, आप क्या नहीं सीखे हैं, आप का प्रेजेंट टाइम में जब भी कुछ सीख रहे हैं तो पुरानी ज्ञान प्रेजेंट टाइम में कितना सहायक हो रहा है या नहीं सहायक हो रहा है, यही अधिगम का स्थानांतरण होता है। वहाँ पर यूज कर पा रहे हैं पूर्व ज्ञान को कि नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। एक सामान्य अर्थ में पूर्व ज्ञान में क्या सीखे हैं उसका स्थानांतरण नए ज्ञान में यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, यह अधिगम का स्थानांतरण होता है। ठीक, अब इसमें देखिए लिखा क्या है। इसमें लिखा है अधिगम स्थानांतरण से अभिप्राय किसी विचार का नए क्षेत्र में उपयोग करना। आप कोई कौशल हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, कुछ भी ऐसा चीज़ हो सकता है जो आप सीखे हैं उसको नए क्षेत्र में यूज करना अधिगम का स्थानांतरण होता है। यह 3 प्रकार के हैं, आपके सिलेबस में 3 प्रकार के होते हैं। आपके 3 प्रकार के सिलेबस में दिया है तो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन सा है, सकारात्मक और धनात्मक, सकारात्मक स्थानांतरण या धनात्मक स्थानांतरण। इसमें क्या है, जब एक परिस्थिति से सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है तो उसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे साइकिल चलाना आता है तो आप स्कूटर आसानी से चला सकते हैं। आपने जो भी कुछ सीखा है उसको सीखने के बाद आप का नया सिचुएशन जो है उसमें लाभकारी हो रहा है तो धनात्मक स्थानांतरण होता है। एग्जाम्पल के रूप में अन्य एग्जाम्पल ले लिया जाए, आपने जैसे साइकिल में लिखा है साइकिल सीखने के बाद स्कूटर या बाइक सीखना आसान होता है। क्यों? क्योंकि वह धनात्मक स्थानांतरण हो रहा है। और यहाँ पर देखो कोई बीए करके आया होगा, अगर बीए में वह बीए में एजुकेशन शब्द लिया होगा तो उसके लिए बीटीसी बीएड का सीखना क्या हो, आसान होगा। ठीक, तो वह धनात्मक होगा, आसान होगा, तो ये क्या होगा, धनात्मक स्थानांतरण होगा। अगर जो साइंस का स्टूडेंट है या बीकॉम का स्टूडेंट है या इतिहास का स्टूडेंट है, इन लोगों को एजुकेशन पढ़ाया जाए तो इसके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। वहाँ पर सीखा हुआ ज्ञान यहाँ पर उपयोगी नहीं है, तो इन लोगों के लिए यह नकारात्मक स्थानांतरण हो जाता है। ठीक, अब इसमें देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, नकारात्मक स्थानांतरण में क्या लिखा है, जब एक परिस्थिति का सीखा हुआ ज्ञान नवीन परिस्थिति या किसी दूसरे परिस्थिति में बाधा उत्पन्न होता है तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। सामान्य भाषा में अगर देखिए तो इसका मतलब ये है कि जो हम सीखे हुए ज्ञान हमारे अंदर जो ऑलरेडी है, जो कला है, जो कौशल है, जो विचार है, हम पूर्व में जो भी सीखे हुए नवीन परिस्थिति में उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, वो हमारे लिए बाधा उत्पन्न कर रही है, तो ये नकारात्मक स्थानांतरण होता है। आपको मैंने बताया जो साइंस के या बीकॉम के स्टूडेंट होते हैं, अन्य स्ट्रीम के भी स्टूडेंट होते हैं, तो इन लोगों को एजुकेशन पढ़ाना थोड़ा टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी पढ़ाते हैं उसको सीखने में थोड़ा अधिगम में उसके बाधा उत्पन्न करता है। वो अच्छे से नहीं सीख पाते हैं क्योंकि वो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, बीकॉम के स्टूडेंट होते हैं, उन लोगों को उस हिसाब से माहौल तैयार नहीं कर पाता है एजुकेशन में, तो उसके लिए वह नकारात्मक स्थानांतरण होता है। एक और एग्जांपल है, जैसे कि फॉरेन में हम लोग बाएं चलते हैं, वहाँ पर दाएं चलते हैं, तो वहाँ के जो सीखे हुआ अधिगम है यहाँ इंडिया में नहीं चला सकते, या इंडिया में जो बाएं हमेशा चलने की बात आती है रोड पर कि हमेशा बाएं चलो, तो वहाँ पर जाकर के बाएं चलेंगे तो नियम के कानून के विपरीत हो जाएगा, तो अधिगम क्या हुआ, उपयोगी हुआ, अधिगम उपयोगी नहीं हुआ। एक लाइन में अगर कह सकते हैं जो सीखा हुआ ज्ञान हमारे अधिगम के लिए उपयोगी नहीं होता है तो वह नकारात्मक स्थानांतरण होता है। और शून्य स्थानांतरण क्या होता है, शून्य स्थानांतरण का मतलब होता है कि वह न तो उपयोगी हुआ हो ना तो वह बाधा उत्पन्न करे, वह न्यूट्रल हो, शून्य हो, तो ऐसे अधिगम को हम क्या कहेंगे, शून्य स्थानांतरण। देखिए लिखा क्या है इसमें, जब एक कार्य का प्रशिक्षण दूसरे के कार्य को सीखने में न तो सहायता प्रदान करता है और न ही बाधा उत्पन्न करता है, इस प्रकार का प्रशिक्षण या सीखना अधिगम शून्य स्थानांतरण कहलाता है। ठीक, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सरल है, छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, इसमें
इतना बहुत है। इसमें अभी हम पढ़ेंगे पठार के बारे में। अब सीखते हैं अधिगम के पठार का अर्थ। पठार का मतलब क्या होता है, अधिगम में पठार का क्या अर्थ है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। पठार का मतलब है एक लाइन में कि अधिगम में जो हम सीख रहे थे नतोदर उन्नतोदर जो हम कर रहे थे, अब उसमें जो पठार आता है, पठार का मतलब होता है जो हम अधिगम में बहुत अच्छे से वृद्धि कर रहे हैं, फिर रुक गए, फिर या मतलब नीचे डरने लगे, या फिर अच्छे से हम वृद्धि कर रहे हैं, फिर एक टाइम के लिए पठार आ गया, फिर अधिगम बहुत अच्छे से करने लगे। तो इसको जो यहाँ पर जो पठार आ रहा है, जो रुकावट आ रही है, एक तरह से पठार का मतलब हो रहा है क्या, रुकावट। पठार का मतलब होता है एक रुकावट उत्पन्न हो जा रहा है, तो उस रुकावट को हम क्या कर रहे हैं, पठार। एक तरह से स्थिर हो जा रहा है हमारा ज्ञान, हमारा सीखना, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, एक पठार कर रहे हैं अधिगम के भाषा में। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, अधिगम पठार, जब हम किसी कार्य को सीखते हैं तो उसमें लगातार उन्नति नहीं कर पाते हैं, लगातार हम नहीं सीख पाते हैं। कभी अच्छा सा सीख लेते हैं, कभी बहुत फास्ट सीखते हैं, कभी धीमी गति से सीखते हैं। इसमें लिखा है कभी उन्नति कम होती है, कभी उन्नति बहुत ज़्यादा होने लगती है। कुछ समय पश्चात एक ऐसा समय आता है कि बिल्कुल रुक जाता है। इस सपाट स्थल को अधिगम का पठार कहते हैं, स्थल को अधिगम का पठार कहते हैं। ये सपाट स्थल क्या है, आगे हम चर्चा करेंगे, बात होगी आगे, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, आगे एक लाइन में है क्या, सीखना जब स्थिर हो जाए तो उसको, उस अवस्था को अधिगम का पठार कहते हैं। सीखना जब स्थिर हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, पठार कहते हैं, ठीक। रॉस का क्या कहना है, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। इसमें उस अवधि को व्यक्त किया जाता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। अब अधिगम के पठार में बस यही हम कह सकते हैं, अभी तक इस तीनों स्टेटमेंट में ही लिखा है कि अधिगम के पठार का मतलब होता है उस कंडीशन में हम कुछ भी सीख नहीं पाते हैं। अपने हम लाइफ टाइम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा टाइम आएगा जो कि हम उस टाइम पर कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, तो उसको हम मनोवैज्ञानिकों ने पठार कहा, अधिगम का पठार कहा। अधिगम के पठार के कारण को आपको सीखना है। अब इसमें थोड़ा सा बात करेंगे अधिगम के पठार में क्या क्या है। अब देखिए अधिगम के पठार के बारे में चर्चा करेंगे, इस फिगर में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अधिगम का पठार का मतलब हो रहा है क्या कि देखिए यहाँ पर है कि अभ्यास दिनों में इकाई दी गई है, दिनों में है 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन इस तरीके से, और यहाँ पर प्रगति की इकाई दी गई है, हम प्रगति करना की है, कितना की है। तो यह है गति की एक अवस्था, बहुत तीव्र गति से मैंने सीखा, इस अवस्था में बहुत तीव्र गति से मैंने सीखा, यहाँ तक बहुत अच्छे से सीखा, यहाँ तक बहुत अच्छे से सीखा। लेकिन अब मुझे हो सकता है फीवर आ गई हो सकता है कोई ऐसी दुर्घटना घट गई हो जो मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, तो कुछ समय के पास यहाँ से 15 दिन और यहाँ से 25 दिन 10 दिन मुझे फीवर आ गया, मैं नहीं सीख पाया, मैं कुछ भी नहीं सीख पाया। तो उसमें क्या मेरा वृद्धि होगा, मेरा ग्राफ पर हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो मेरा वृद्धि हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है। अब मेरा ग्राफ इस तरह से बढ़ रहा है, तो इसमें एकदम स्टॉप हो गया, मेरा इधर अधिगम एकदम रुक गया है। फिर 10 दिन 15 दिन के बाद 15 से 20 दिन में 10 दिन मेरा रुक गया, स्टॉप हो गया था, पूरा अधिगम स्टॉप हो गया है। अब फिर मैं हेल्थ मेरा सही हो गया, फिर अधिगम मेरा फिर चलने लगा। तो इस प्रक्रिया को यहाँ पर जो पठार बन रहा है, यहाँ बन रहा है पठार, इस कंडीशन में मैं कुछ नहीं सीख पा रहा हूँ, तो इसको हम अधिगम का पठार कहते हैं, ठीक। अब इसमें अब देखिए क्या लिखा है आगे। अब अधिगम के पठार के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अधिगम के पठार के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है आपके सिलेबस में सीखने की अनुचित विधि। सीखने की अनुचित विधि क्या है, अगर बच्चों को हम लगातार अच्छे शिक्षण विधि द्वारा पढ़ा रहे हैं तो अधिगम पठार संभव नहीं है। लेकिन अगर हम अनुचित विधियों का व्याख्या द्वारा कर रहे हैं, अनुचित विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, छोटे बच्चों को हम व्याख्या के थ्रू पढ़ा रहे हैं, उनको सिर्फ करके सीखने पर बल नहीं दे रहे हैं, सिर्फ व्याख्या लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, या फिर बहुत जो उसका स्किल है पेन कापी पर रखने की, पकड़ने के तरीके को हम नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, तो वह अधिगम में पठार उत्पन्न करेगा। पेन कैसे पकड़ रहे हैं, पेन को किस तरीके से रगड़ रहे हैं, कापी कैसे रख रहे हैं, कहने का मतलब वो बच्चों को अनुचित विधि अगर नहीं बताएंगे तो उसमें पठार आना स्वाभाविक है,
ठीक, इसमें आगे लिखा है, देखिए क्या है, क्या अंगुलियों की सहायता से गिनना, लिखना, कलम को कसकर पकड़ने, प्रत्येक शब्द को रुक रुक करके पढ़ना अनुचित विधि होती है, जिसे पठार आना स्वाभाविक होता है। कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, रुक रुक करके पढ़ते हैं, या बोल बोल करके धीरे धीमे गति से पढ़ते हैं, या बहुत सारा मैटर्स है जो कि अधिगम के पठार में आने की संभावना बढ़ती है। छोटे बच्चे को सारे शब्द को मतलब उसको काउंटिंग कराना हो, धन जोड़ घटाना जो भी पढ़ाना हो, सुलेख आलेख जो भी पढ़ाना हो, उसको एक अच्छे से व्यवस्थित तरीके से अगर पढ़ाया जाता है तो पठार का आना थोड़ा निराकरण किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको पूछा किया जाता है एग्जाम में पठार के क्या कारण हो सकते हैं, तो आपको बताएंगे कि अनुचित विधि का प्रयोग करेंगे, कार्य की जटिलता के बारे में बात करेंगे। आपको कार्य की जटिलता के बारे में बात करने तो पहले बच्चों को हम सरल कार्य देते हैं, बहुत कठिन कार्य दे देंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो पहले छोटे छोटे बच्चों को पहले ऐसा सिखाया जाता है कि जो सरल चीज़ होता है उसको सिखाया जाता है। पहले जोड़ घटा जोड़ कराते हैं, फिर माइनस कराते हैं, फिर गुणा कराते हैं, फिर भागे कराते हैं। ठीक इस तरीके से बच्चों को एक क्रम में सिखाते हैं, तो एक कार्य की जटिलता में नहीं बल्कि कार्य को आसानी से हम लोग सिखा देते हैं। अगर इसी को उल्टा पढ़ाओ, पहले भाग सिखा दो, गुणा कराओ, जोड़ कराना सिखाओ नहीं, तो उससे कार्य की जटिलता बन जाती है। देखिए इसमें लिखा क्या है, बालक जब जोड़ सीखता है कम समय लगता है, घटाना सीखता है कम समय लगता है, अधिक समय लेने लगता है, घटाने में थोड़ा बहुत ज़्यादा समय लगता है, और गुणा भाग में कहीं ज़्यादा समय ज़्यादा लगता है, तो ये कार्य की जटिलता बता रहा है। अगर हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में भाग या गुणा कराना सिखा दें तो उसमें कार्य की जटिलता आ जाएगी। बस यही इसमें सिंपल से लैंग्वेज में ही लिखाया गया है। ठीक आगे क्या है, आपको यही पूछेगा क्या कारण है, पठार कब बनता है, तो आप बताएंगे सीखने की अनुचित प्रयोग, रुचि ना होना, परिपक्व होना, बहुत सारा कुछ है इसमें, अभी आगे देखते हैं। एक है शारीरिक क्रिया, अगर शारीरिक क्रिया की सीमा, अब प्रत्येक जीव का, एक मानव या बच्चे का एक शारीरिक क्रिया की क्षमता होती है 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने की, तो वो 3 घंटे 4 घंटे के बाद अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें पठार तो स्वाभाविक है। इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है कि प्रत्येक जीव शारीरिक की सीमा होती है, प्रत्येक लोगों की शारीरिक रूप से सीमा होती है, प्रत्येक कार्य शारीरिक के आधार पर करते हैं, शारीरिक सीमा से ज़्यादा कार्य कोई नहीं कर सकता। अगर शारीरिक सीमा से ज़्यादा कार्य करा रहे हैं तो पठार है, आप कार्य करेंगे लेकिन कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो ये है शारीरिक क्रिया की सीमा। ठीक, इसके अन्य क्या ये कारण आते हैं, अगर 2-4 आ जाते हैं तो ठीक है। अगर इनमें अन्य अपनी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही चीज़ लिखना है, बल्कि आप इसके अंदर और सारे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि और सारे परिपक्वता का अभाव। परिपक्वता का अभाव का मतलब होता है पठार के एक कारण ये भी होगा कि अगर हम छोटे बच्चे को लेक्चर दें, या जो वो परिपक्व नहीं हुआ है, छोटा बच्चा अभी शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं हुआ है, हम उसको खेल में उतार दें, हैं क्रिकेट करा दें, बहुत छोटा बच्चा है क्रिकेट करा दें, बहुत सारा काम है, या हम साइंस को उसको डेरिवेशन करने के बोल दें, तो वहाँ पर जो अभी उसके लिए मैच्योरिटी नहीं है। हर लेवल के लिए लड़के के लिए एक मैच्योरिटी होती है कि हाँ गणित कब पढ़ना है, इंग्लिश कब पढ़ना है, हिंदी कब पढ़ना है, हर लोगों का अलग अलग होता है, एक मैच्योरिटी होती है। उस मैच्योरिटी के आधार पर सभी बच्चे को क्लास में पढ़ाया जाता है। तो मैच्योरिटी के आधार पर पढ़ाया जाता है। जो कि इनमैच्योर है उसको हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, कक्षा 5 में हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, तो क्या उसको सब मतलब है, नहीं हो पाएगा, वो पठार का कारण होगा। और रुचि का भाव, अगर कोई बच्चा उसको रुचि ले रहा है तो बहुत अच्छे से सीख रहा है, और रुचि नहीं ले रहा है तो पठार आ जाएगा। रुचि का अभाव है यहाँ पर। ठीक, तो रुचि अगर उत्पन्न नहीं हो रहा है तो पठार का आना स्वाभाविक है। अगर रुचि ले रहा है तो वह बहुत फास्ट गति से सीखता जाएगा। प्रेरणा हो जाए, मोटिवेट करके हम बच्चों को हम कुछ भी सिखा सकते हैं। और वातावरण जो भी है, वातावरण ऐसा निर्धारित कर दिया जाए, वातावरण ऐसा होना चाहिए कि हम बच्चे सीखते रहें। पारिवारिक कठिनाई, वातावरण का हो सकता है, विद्यालय का हो सकता है वातावरण, किसी का वातावरण हो सकता है, कुछ न कुछ वातावरण से पठार आता है। ठीक, अच्छा वातावरण रहेगा तो पठार नहीं आएगा। उदासीनता, निष्क्रियता, सक्रिय रूप से कोई सीखने सिखाने के लिए कोई भाग नहीं ले रहा है तो क्या पठार तो आएगा ही आएगा। पठार के मुख्य कारण से जो है ये आपको अलग से दे दिया गया है, और 3 पॉइंट जो ऊपर के उसको आप लोग याद रखिएगा, और इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद है आपका
नेक्स्ट टॉपिक है आपके अधिगम। ये सब हो गया है, अधिगम वक्र हो गया है, अधिगम वक्र के बारे में मैंने बात किया। ठीक है, नेक्स्ट अब अगला वीडियो में मिलते हैं।